film by political bigwigs like Sharad Pawar, Farooq Abdullah and others. Ladies and gentlemen, watch this interview with Vivek Agnihotri that I recorded just a short while ago. नमस्कार और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर द वेरी फेमस विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ना सिर्फ ओहायो स्टेट ऑफ सेनेट से आपको एंडोर्समेंट मिली है, रिकग्नाइज किया गया है कि कश्मीर जेनोसाइड जो आपने अपनी कहानी कश्मीर फाइल्स में कही थी, शायद भारत में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम है, लोग अभी भी डिनायल मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। कुछ अजीब नहीं लगता आपको? हाँ, मैं एक्चुअली बड़ा एक दुख भी होता है मुझे इस बात का कि अपने ही राष्ट्र में लोग विधानसभाओं में हंस रहे हैं और दूसरी कंट्री के जो स्टेट्स हैं वो इसको रिकग्नाइज कर रही है। मैंने आप ही के शो में पहले रोड आइलैंड का भी एक प्रोक्लेमेशन दिखाया था और आज ये ओहायो में सुबह उठा तो ओहायो का देखा, मैं खुद मुझे नहीं पता था ये। तो हो क्या रहा है कि जब कांग्रेसमैन और सेनेटर्स देख रहे हैं तो उनको भी इस बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दे वर विद द रॉन्ग साइड। क्योंकि क्या हुआ था, मैं अमेरिका में क्या हुआ था स्पेशली कि कई लोगों ने ना एंटी कश्मीर कैंपेन चलाई थी कि कश्मीर शुड बी फ्री फ्रॉम इंडिया, और उसमें कई सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी इन्वॉल्व हुए थे जिनको झूठ बताया गया था। पाकिस्तान ने लॉबी करके उन्हें झूठ बताया था। मुझे ये कई सेनेटर्स ने खुद बोली ये बात, डेमोक्रेट सेनेटर्स ने। पर जब उन्होंने फिल्म देखी देन दे अंडरस्टूड द ट्रूथ। उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया, अपने रिसर्चर्स को लगाया। आई एम टोल्ड कि ये जो ओहायो में हुआ है उसमें काफी रिसर्च करने के बाद दे हैव गिवन दिस। तो बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ लोग पीड़ितों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन पे हंस रहे हैं, और बाकी दुनिया के जो स्टेट्स हैं वो हमको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो खुशी भी बहुत है और दुख भी बहुत है। आपने कोई फैसला लिया, क्योंकि आप 330 करोड़ शायद फिल्म ने बना लिया है और कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म अब YouTube पर जानी चाहिए या इससे जो कमाया है आपको कश्मीरी हिंदुओं को देना चाहिए। इस तरह के तर्क आ रहे हैं जब एंटरटेनमेंट टैक्स हटाने की बात हो रही है। विवेक अग्निहोत्री जी, आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, तो ये दो अलग अलग सवाल है, मैं दोनों का क्विकली जवाब देता हूँ। जहां तक यूट्यूब की बात है, ये कोई सड़क पे झापड़ खाते हुए किसी पॉलिटिशियन की वीडियो नहीं है जो फ्री में यूट्यूब में मिल जाए। ये बहुत लोगों की मेहनत, तपस्या, इसमें बहुत लोगों ने पैसा, अपनी जिंदगी लगाई है। तो और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, हालांकि मैं सामने हूँ लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। इसमें स्टूडियोज इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग। और ये फिल्म इतनी सस्ती इसलिए बनी कि कई लोग जो सिर्फ काम करने आ गए थे उन्होंने कहा जब पैसे कमाएगी तब देख लेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं। दूसरा, जहां तक बात है कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी की, तो ये आज लोगों को याद आ रहा है। हम तो बहुत सालों से, पिछले 2-3 साल से जप्ती में बच्चों की सारी बुक्स का, उनके एजुकेशन का, उनके कपड़ों का, कोविड में हमने इतना सारा पैसा रेज करके उनको दिया है, लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने, ज्यादा हम बताते नहीं है, हमारी एक फाउंडेशन है, आया मुद्दा फाउंडेशन, नॉट पल्लवी चलाते हैं। तो हम लोगों ने करीब 25 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है टू डू रिसर्च ऑन कश्मीर विद माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इन भोपाल, और जो कि करीब 25 लाख रुपए की है। इस तरह की बहुत सारे, हमने अब 2 फिल्म मेकर्स को कश्मीर पे छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए अभी स्पॉन्सर किया है। तो हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और करते भी रहेंगे। भोपाल में जो जेनोसाइड म्यूजियम हम बना रहे हैं वो गवर्नमेंट ने सिर्फ लैंड दी है, बाकी जो कुछ भी है एक एक पैसा उसका हम लोग खर्च कर रहे हैं। जो कम पड़ रहा है, we'll raise it from the people, not the public but from industrialists or other people। तो हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो पैसा। और दूसरा, इसके बाद जो मैं फिल्म बना रहा हूँ दिल्ली फाइल्स, वो तो नहीं मैं स्टूडियोज या बॉलीवुड के साथ बना रहा हूँ, वो भी तो हम ही लोग खुद बना रहे हैं। तो आई वांट टू, मैं धीरे धीरे इस तरह की कहानियां जो हमसे छुपाई गई हैं उनको मैं उजागर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड, और ये सारा पैसा उसी में होगा। तो किसी को शिकायत का मौका नहीं आएगा, ये मैं वायदा कर सकता हूँ। एंटरटेनमेंट टैक्स की कटौती क्यों चाहिए, ये भी सवाल है। इफ इट्स अ कमर्शियल प्रोजेक्ट। देखिए नाविका जी, इंडिया में इसका जवाब मैं क्या दूं। इंडिया में बहुत सारे टैक्स फ्री
फिल्मों को कैसे किया जाए इसके एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों में अपने पूरे टेन्योर में यही किया है। तो आप ही के स्टेट के मुख्यमंत्री जी हैं, टैक्स फ्री तो उनसे ज्यादा अच्छा कौन समझता है। वो तो फिल्म के बनने के पहले ही फिल्मों को टैक्स फ्री करते आए कई सारी, और मैं इस बात को अच्छे से भी जानता हूं। कोई भी हीरोइन या हीरो उन्हें फोन कर दे, वो टैक्स फ्री कर देते हैं। तो वही बता सकते हैं फिल्मों को टैक्स फ्री क्यों किया जाता है। और टैक्स फ्री करने की परंपरा कोई आज नहीं शुरू हुई है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से तरह तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता गया है, और कोई ये नई बात नहीं है। और टैक्स फ्री फिल्म को करने से आप ये देखिए कि आज पान वाले, रिक्शे वाले, बहुत ही गरीब तबके के लोग जा जाके इस फिल्म को देख रहे हैं और भारत पे गर्व महसूस कर रहे हैं। और जब वो निकलते हैं तो ऑल दे हैव इज रिस्पेक्ट फॉर ट्रूथ एंड लव फॉर द कंट्री। तो इस तरह से टैक्स फ्री करना तो अच्छी बात है। विवेक अग्निहोत्री जी, सबसे बड़ा जो इल्जाम है आपके ऊपर वो ये है कि आपकी जो फिल्म है वो हेट प्रमोट करती है। दंगे हो रहे हैं इस देश में क्योंकि आपकी फिल्म ने एक कम्युनिटीज के बीच में दीवार खड़ी कर दी है और उनको एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। I want to ask you, are you promoting hate and is that the success of the film? The Karoli riots that have happened, the fact that there is an attack on Gorakhnath Math, the fact that Chief Minister of Rajasthan comes out and says that there is an ideology that promotes hate, and the Prime Minister, the BJP, the Home Minister are responsible for promoting this ideology of hate, and they are the people promoting films like yours. How do you respond to the charges that have been made? ठीक है, तो मैं आपको इसको ढंग से जवाब देता हूं इसका। देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक जो ह्यूमैनिटी बिलीव करते हैं और एक वो है जो कि टेररिज्म का जो बिजनेस है उसके साथ जुड़े हैं। आज दुनिया लगभग इस तरह से डिवाइड है। तो जो भारत का जो आर्किटेक्चर था, जो टेम्पल्स थे जिनको इतना सारी दुनिया मानती थी, ग्रीक लोग, रोमन एम्पायर, सब लोगों ने माना कि हमारे टेम्पल्स का आर्किटेक्चर वर्ल्ड में, एक्जैक्टली भूल जाते हैं कि वो किसने तोड़ा। ये मैंने तो नहीं तोड़ा उनको। जो 100% हिंदू लैंड था कश्मीर, आज वहां पे 0% हिंदूज रहते हैं, तो मैंने तो नहीं उनको भगाया। वो दीवार मैंने तो नहीं खड़ी कर दी है उसके अंदर। और जितने भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, लगभग नाविका जी, लगभग 3 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को देखा है। और इंडिया का जो मार्केट साइज है फिल्म का वो करीब 3 करोड़ 35 लाख या 3 करोड़ 40 लाख या 3.5 करोड़ मान लीजिए। तो लगभग 3 करोड़ लोगों ने देखा है। उन लोगों ने तो कभी किसी को गाली नहीं दी। तो ये गाली देने वाले हैं कौन? ये वो लोग हैं जिनने फिल्म देखी नहीं है और जो बाहर बैठे हुए हैं। तो जो लोग सिनेमा के अंदर 3 करोड़ लोग देख रहे हैं, वो सिनेमा के अंदर जाते हैं और रोते हैं, दुख होता है और उन्हें ये लगता है कि अब ऐसा कभी हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। और कुछ 100, 200, 1000 लोग ऐसे हैं जो सिनेमा हॉल के बाहर बैठ के रो रहे हैं कि ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। वो चाहते हैं भारत को लेके लोगों के दिल में गिल्ट कॉम्प्लेक्स हो, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, और वो भारत के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करें। क्योंकि अगर भारत की जनता देश पे गौरव करने लगेगी तो देश मजबूत होता है। तो देखिए, आपने खुद देखा है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने किस तरह मजाक उड़ाया लोगों का, पीड़ितों का। तो हेट कौन फैला रहा है ये दुनिया देख रही है। कुछ तो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनने फिल्म देखी भी नहीं है और लिख रहे हैं कि हम 2 बार 3 बार देखने गए थे, और झूठी मूठी स्टोरीज उसके अराउंड बना रहे हैं, और उनके अगेंस्ट केसेस भी चल रहे हैं फ्रॉड के और फोर्जरी के। तो ये तो आदमी की क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। मैं चैलेंज करता हूं इन लोगों को, आप एक इंडिया का जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है उसके अंदर घुस के पूछिए कि इस फिल्म ने उन लोगों को दूसरे इंसान से प्यार करना सिखाया है, एक दूसरे के साथ जुड़ना, देश के साथ प्यार करना, अपनी सभ्यता पे गर्व करना सिखाया है, से नफरत करना। विवेक अग्निहोत्री जी, पिछले कुछ दिनों में देयर हैव बीन टारगेटेड किलिंग्स ऑफ सम कश्मीरी हिंदूज येट अगेन इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड मेनी पीपल हैव सेड, लोग कह रहे हैं कि ये आपकी फिल्म की वजह से है। बल्कि एक कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू और कश्मीर के लीडर हैं, कुलगाम डीडीसी से मेंबर हैं, इनायत उल राथर, और उनका कहना है कि ये आपकी जो फिल्म बनी है इसकी वजह से हिंदू के टारगेटिंग्स फिर से हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ ये बयान है, दूसरी तरफ एक बयान आता है कि जगमोहन जी के समय में 1986 में मीट बैन हो गया था त्योहारों के समय में, उस वजह से कश्मीरियों का नरसंहार हुआ और उनका एक्सोडस हुआ कश्मीर से। ये इस तरह के जब बयान आते हैं,
आप इनको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, अब 120 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, 130 लगभग 130 करोड़, उसमें से कुछ तो सरफिरे लोग होंगे। और अगर एक फिल्म लोगों के साथ ऐसा कर सकती है तो फिर सवाल मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब ये हैदर जैसी फिल्में बनती हैं जो कि टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करती हैं, तो ये माना जाए कि उन फिल्मों के कारण टेररिज्म है इस दुनिया में, उन्हीं फिल्मों के कारण टेररिस्ट लोग और बनते हैं। ये गलत बात है। ये कोई भी आदमी कोई एक फिल्म देख के ये नहीं सोचता है हम ऐसा कर लें। और ये इसलिए भी गलत है क्योंकि जब ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये टेररिज्म जो है इस कारण से बढ़ रही है या हिंसा इस कारण से बढ़ रही है, तो ये कोई सताए हुए लोग नहीं है। ओसामा बिन लादेन कोई सताया हुआ व्यक्ति नहीं था, बुरहान वानी कोई सताया हुआ व्यक्ति नहीं था, अफजल गुरु कोई सताया हुआ व्यक्ति नहीं था। उनको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए था। ये सारा का सारा जो टेररिज्म जो कश्मीर में आप देखती हैं, ये रिलीजियस टेररिज्म है एक, और उससे जो एफिलिएटेड इंडस्ट्री जो उसकी है, क्योंकि टेररिज्म एक इतना बड़ा बिजनेस बन गया है कि उससे बहुत सारे, अगर आप देखें तो इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया के लोग, फिल्म वाले लोग, क्रिएटिव लोग भी जुड़ गए हैं आपस में। तो इनकी चूंकि ये ढहती हुई इंडस्ट्री है, आज ये शटर हो रही है अपनी तरह से, देखा जाए तो गिर रही है उनका जो झूठ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है वी शुड फोकस ऑन दोज पीपल जो कि इससे जुड़ के पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ऐसा भी तो देखिए, ये भी तो एक कहानी है कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने सारे लोगों ने जमीन दे दी शारदा पीठ के लिए। ये भी तो देखना चाहिए कि जो सतीश टिक्कू का जो केस है, आज वो कोर्ट ने फिर से रीओपन कर दिया। यासीन मलिक के ऊपर फिर से केस रीओपन हो रहा है। आज कितनी सारी चीजें जो हैं वो कश्मीरी हिंदू लोगों के लिए हो रही हैं। तो फिल्म का एक पॉजिटिव साइड भी तो देखिए, सारी दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं और वो लोग कैंडल मार्च लेके जा रहे हैं और कहते हैं से जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। तो फिल्म ने टेररिज्म के अगेंस्ट भी तो अवेयरनेस क्रिएट की है। आई लुक एट द पॉजिटिव साइड विच इज मच लार्जर इन नंबर। और ये इक्के दुक्के जो पॉलिटिशियंस हैं, क्रेजी पॉलिटिशियंस आई कॉल देम, और सिनिस्टर पॉलिटिशियंस, मैं उन लोगों की बातों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। विवेक अग्निहोत्री जी, मेन स्ट्रीम, ये इक्के दुक्के लोग नहीं है, मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियंस जैसे शरद पवार साहब, डॉयन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा है कि आपकी जो फिल्म है उसको तो रिलीज ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि पॉसिबली इट प्रमोट्स हेट। उनको क्या तो मैं यहाँ आपको नाविका जी, लेट मी जस्ट टेल यू, शरद पवार जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है ये, क्योंकि ये इनके बयान के 2-3 दिन पहले ही मेरे को और पल्लवी जी को वो प्लेन में हम लोगों ने दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल किया था दोपहर में, और कई सारे लोग फिल्म की बात कर रहे थे वहां पे। तो शरद पवार जी और उनकी वाइफ मेरे बगल में बैठे थे, मैं और पल्लवी दोनों ने जाके उनके पांव छुए और उनकी पत्नी जी और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि बच्चे तुम लोगों ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। उन लोगों ने बड़ी तारीफ की, उन लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी सफल हुई है ये, और बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर ऐसा उनको लगता था तो मैं तो इतना छोटा मेरे मुंह पे बोल सकते थे कि विवेक तुमको ऐसी फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। तो मुंह में राम बगल में छुरी, ये तो एक तरह की पॉलिटिक्स थी जो हमारे पुराने कांग्रेस के वक्त में पॉलिटिशियंस किया करते थे। इसीलिए कश्मीर में जो हुआ वो हुआ, इसीलिए भारत का जो सत्यानाश हुआ क्योंकि हिपोक्रेसी थी। मैं बात करना चाहता हूँ उन माओ की जिनके वीडियोस आपने भी दिखाए थे, जो 80 साल की हैं, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, वो मैं आके पांव छूती है, मैं लगता है धरती फट जाए मैं समा जाऊं, इतना रोती हैं। वो बच्चे लोग जो फिल्म देखने के बाद कह रहे हैं वी वर ब्रेन वॉश्ड बाय आवर प्रोफेसर एंड नाउ वी नो द ट्रूथ एंड रियलिटी ऑफ कश्मीर। तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। और ये हिपोक्रेसी वाले पॉलिटिशियंस, मैंने आपको बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ शरद पवार जी ने ऐसा किया, मैं तो उनके पांव छुए, पब्लिक में सबके सामने इतनी इज्जत करता हूं। अगर उनने ऐसा बोला तो फिर ईश्वर ही जानता है सत्य क्या है झूठ क्या है। नहीं तो आपने जब पांव छुए तो उनकी पत्नी ने कहा फिल्म अच्छी थी या शरद पवार जी ने खुद कहा? जी हाँ, उन्होंने मेरे और पल्लवी दोनों को बोला कि बहुत बहुत आशीर्वाद है, काफी अच्छी आप लोगों ने फिल्म बनाई है, कांग्रेचुलेटेड फॉर सक्सेस। एंड शरद पवार जी ने खुद मेरे सर पे हाथ रख के, तो वो मैं तो उनके बगल में ही बैठा था 2 घंटे तक, और उनके पास में गया, उनसे बातचीत की, तो मुझसे 1 सेकंड में बोल नहीं सकते थे क्या? मेरे अगर कोई बुजुर्ग आदमी हो तो मुंह पे बोल देते हैं लोग कि नहीं बेटा तुमने ये सही नहीं किया, वो गलत नहीं किया, आप भी तो सवाल पूछ रही है, तो मुझसे बोल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सो आई एम बिग डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड लिसनिंग टू दिस। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि उनका हार्ट अभी भी ब्लीड करता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी हो जाए। फारूक,
फारूक अब्दुल्ला पर आपका क्या नजरिया है, और जब आपने फिल्म की रिसर्च के दौरान लोगों से बातचीत की, उनके किस्से, उनके वाकये सुने, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा, मैं कश्मीर में कई सारे यंग कश्मीरी बॉयज के साथ मैंने काम किया था इस फिल्म में। तो मुझे अभी फोन आया था एक 2-4 दिन पहले किसी का, और उसने मुझसे बोला कि विवेक सर, आपसे जो ये लोग बोल रहे हैं कश्मीर में कई सारे लोग कि आप इस फिल्म के पैसे इधर दे दो उधर दे दो, तो आपको सबसे पहले फारूक साहब को फोन करके कहना चाहिए कि जो आपने ये करोड़ों अरबों रुपए बेईमानी से कमाए, वो आप क्यों नहीं जनता को फ्री में दे देते हैं, कश्मीरी हिंदुओं को। और इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर गया है, आप भी कभी जाएं तो आप टैक्सी वाले से बस यही पूछिएगा कि अच्छा भाई, इनके बारे में क्या विचार हैं आपके। वो कहेंगे कश्मीर को बर्बाद करने के लिए सिर्फ 2 ही फैमिली जिम्मेदार हैं, एक मुफ्ती फैमिली और एक अब्दुल्ला फैमिली। और फिर आपको रास्ते में वो घर दिखाएंगे जो करोड़ों रुपए की आलीशान बिल्डिंग्स हैं, और जो घर इनने पूरी प्रॉपर्टी गुप्ता रोड पे बना रखी है। और सब कहेंगे कि आप उनसे पूछिए कश्मीर इतना गरीब क्यों है। हर आदमी शिकारे से लेकर टैक्सी वाले से लेकर पढ़ा लिखा आपको बोलेगा ये 2 फैमिली सारा कश्मीर का पैसा खा लें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चा बच्चा बोलता है वहां पे, ये कश्मीर की जुबान है। तो अगर कोई ये सोचता है कि कश्मीरी लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं इन लोगों से, तो ये गलत फहमी है। चूंकि दिल्ली में जब मीडिया हम लोग बात करते हैं तो इन्हीं लोगों पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर कोई एक माइक लेके आम कश्मीरी से बात करे, वो आपको बता देगा दूध का दूध पानी का पानी। दूसरी बात, जब रिसर्च की बात है तो मैं आपको ये बताऊं, जब ये सारा कत्लेआम हो रहा था लेट 80s में, एक्चुअली 19 जनवरी तो सिर्फ एक डेट है, लेकिन ये प्रोसेस तो उसके पहले से शुरू हो गई थी। तो आपको पता है कहां पे पनाह दी जाती थी टेररिस्ट लोगों को? नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में। और ये जगमोहन साहब की किताब में लिखा है, जिसे आज तक कभी फारूक अब्दुल्ला ने डिस्प्यूट नहीं किया, क्योंकि ये सत्य है, वहां के लोग जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब डिस्को किंग के नाम से जाने जाते थे। ये मेरी फिल्म में मैं डायलॉग भी था, बाद में CBFC ने मुझसे रिक्वेस्ट करके उसको हटवाया। कहते हैं कि कुछ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप नहीं बोल सकते। वो डिस्को CM माने जाते थे। जब कश्मीर में लोगों का कत्लेआम हो रहा था, तब ये फेमस एक्ट्रेस शबाना आजमी जी को मोटरसाइकिल में घुमाने ले गए थे, जिसकी मेरे पास कटिंग्स भी पड़ी हुई है, फोटोज भी हैं। और इसको लेके कश्मीरी मुस्लिम लोगों ने इन पर सवाल उठाया था कि जब आग लग रही है और टेररिज्म बढ़ रहा है तो आप मोटरसाइकिल में हीरोइनों को क्यों घुमा रहे हैं? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं किसको घुमा रहे हैं। फिर एक मीटिंग इनकी हुई थी जिसमें ये गोल्फ खेल रहे थे। वहां पे जब इनसे मिलने गए वहां पे गवर्नर साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब, तो ये वहां पे गोल्फ खेल रहे थे और इन्होंने डांट के बता दिया, कहने लगे कोई टाइम है मुझे ये सब बताने का। और जो पूरा का पूरा 19 जनवरी का जो किस्सा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उनको इंटेलिजेंस ने कहा था कि CRPF जो है वो गांव में रहने दीजिए, और गांव में इसलिए रहने दीजिए क्योंकि टेररिस्ट लोग गांव में शरण लेते थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जिस तरह की पर्सनालिटी है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और एकदम युवराज की तरह, प्रिंस की तरह चलाते हैं। उन लोगों ने नहीं, तुम लोग कुछ नहीं जानते, CRPF को सबको शहर में भेजो। और इस कारण सारा प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज दैट टेररिस्ट सडनली केम आउट इन ओपन। और इनकी तो मैं लिस्ट अगर मैं बनाऊं, इनके पिताजी ने कहा था कि अगर तुमको कभी कोई हिंदू मिल जाए और सांप मिल जाए तो पहले हिंदू को मार डालना। और फारूक अब्दुल्ला ने कभी उसके बारे में कुछ नहीं बोला। और फारूक अब्दुल्ला जी की एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं जो किसी ने आज तक नहीं बताई होगी, कि फारूक अब्दुल्ला जी इतनी सेकुलरिज्म की और गांधी जी की और डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। जब श्रीनगर हाई कोर्ट में एक नई बिल्डिंग बनी तो वहां पे गांधी जी की स्टैचू लगाई गई। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे वो वहां जाने वाले थे इनॉग्रेशन के लिए, और वहां पे फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी से जुड़े वकीलों ने अनशन कर दिया और प्रोटेस्ट किया कि नहीं, गांधी जी की यहाँ पे स्टैचू नहीं लग सकती है, किसी की भी लगे, गांधी जी की नहीं लगेगी। और फारूक अब्दुल्ला साहब के कहने पे चीफ जस्टिस साहब की जो विजिट थी उसको कैंसिल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डेमोक्रेसी के होल्डर हैं उनको कैंसिल किया गया, गांधी जी की स्टैचू वहां से हटा दी गई, और वो लॉयर जिसने वो स्टैचू हटवाई थी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे उसने इलेक्शन लड़ा। तो इन लोगों की बातों पे क्या बात की जाए, ये तो डेमोक्रेसी के दुश्मन है गांधी जी के ही, जिसने स्टैचू हटा दिया। तो विवेक अग्निहोत्री जी, मेरा आखिरी सवाल जो सारी दुनिया आज पूछ रही है कि 8 साल से तो ये सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो अब तक क्या कश्मीरी हिंदू लौटे हैं कश्मीर, और नहीं तो क्यों नहीं? ये सवाल आपने फिल्म में नहीं पूछा। हाँ देखिए, मेरी फिल्म बिना किसी कंक्लूजन के खत्म होती है, क्योंकि हमारा एज अ फिल्म मेकर हमारा ये सोचना था कि जो चीज कंक्लूड नहीं हुई है, जो रिजॉल्व नहीं हुई है, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन
ये बात भी सकते हैं। आप किसी भी कश्मीरी हिंदू से बात कर लें या कश्मीरी मुस्लिम लोगों से बात कर लें वहां पे जाके आज की तारीख में, जो यंग लोग हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद एक बहुत होप डेवलप हुई है। और जो 70 साल से जिस चीज को तिल तिल करके मारा गया हो, उजाड़ा गया हो, जिस जमीन को बंजर बनाया गया हो, उसको फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से वहां पे पेड़ फूलें, लोग रहें, खुशहाली हो, उसके लिए वक्त चाहिए। एक तो बड़ी अच्छी बात है, चलिए आज कम से कम कश्मीर के जो लोग हैं वो ये तो कहने लगे कि भाई इस टेररिज्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए आप पाकिस्तान को ब्लेम करिए, किसी और को करिए, पर हमें बख्श दीजिए। तो ये चेंज ऑफ माइंडसेट है। जो लोग टेररिज्म को ओन करते थे कुछ सालों पहले तक, आज उसको डिसोन कर रहे हैं। ये आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। दूसरा, मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। मैं जब शूटिंग कर रहा था कश्मीर में, लगभग एवरीबडी, और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, कोई कम लोग नहीं थे, और वो सब लोग हमसे यही कहते थे, अच्छा वेद जी ये बताइए कि अभी जब आर्टिकल 370 हट गया है तो अब जॉब्स मिलेंगे तो हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमको प्रायोरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द रीजन कि लोगों को ये लगने लगा है कि अब मेन स्ट्रीम में जुड़ने का वक्त चालू हो गया है। और आई हैव, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके, क्योंकि वीडियो है हमेशा रहेगा, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, आई वोंट बी सरप्राइज कि बहुत जल्दी कश्मीर का कायाकल्प हो। ये मैं इतने ही शब्दों में बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, अक्लमंद लोग समझ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, हमसे बात करने के लिए और हमेशा की तरह बेबाक, फियरलेस एंड स्ट्रेट टॉक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन टाइम्स नाउ। थैंक यू।